तो डेली करंट अफेयर्स के तहत आज 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम पढ़ने वाले हैं और प्रतिदिन एक कदम सफलता की ओर, यानी कि पढ़ाई इस तरीके से निरंतर रूप से करनी है कि हम हर दिन कुछ नया सीखें इस तरीके से जो आपके परीक्षा उपयोगी जानकारियों के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जीवन के लिए आसपास हो रही घटनाओं से भी आपका परिचित होना जरूरी है। तो आज यहाँ पे क्या प्रमुख है, कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो इसमें सबसे पहला देखिए एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है कामलांग टाइगर रिजर्व, जो कि चर्चा का यहाँ पर विषय बना हुआ है। कामलांग टाइगर रिजर्व चर्चा का विषय क्यों बना है, तो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है सबसे पहली बात तो, और वहां पर लोगों को एक जीवन यापन के शैली के साथ साथ पर्यावरण से जोड़ने के प्रयास के तौर पर कामलांग टाइगर रिजर्व में एक अनोखी यहां पर पहल की जा रही है, जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना है। तो जानेंगे आखिर कामलांग टाइगर रिजर्व क्या है, इसकी क्या प्रमुख विशेषता है और क्या यहाँ पे नई पहल की गई है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा है कहाँ, कई बार ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो कामलांग टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो पहले यहाँ पे जानकारी क्या हुआ है, किस कारण से ये चर्चा का विषय बना है। तो उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने हाल ही में राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और लोहित जिले के कामलांग टाइगर रिजर्व में एक प्रकृति पथ और मछली पकड़ने का स्थान विकसित किया है। तो इस कारण देखा जाए तो कामलांग टाइगर रिजर्व में क्या क्या चीजें हैं, एक प्रकृति पथ और मछली पकड़ने के स्थान को विकसित किया गया है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर एक दृश्य है जहां पे मछली पकड़ने और यहाँ पर लोगों को आने जाने के दृष्टिकोण से इसको विकसित किया जा रहा है कहां, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद जिला भी पूछा जा सकता है, तो लोहित जिले में है। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कामलांग टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता है कि अरुणाचल प्रदेश में है, किस जिले में है, तो लोहित जिले में है और ये दक्षिण पूर्वी भाग में है लोहित जिले के। साथ ही ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है म्यांमार के साथ भी लगती है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। दूसरा कौन सा देश है, तो चीन के साथ भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो चीन और म्यांमार दो अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। राज्य की बात करें तो यहाँ पर असम के साथ ये सीमा साझा करता है। दूसरे यहां पर देखा तो इंपॉर्टेंस एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या है कि पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, भारत में कुछ ही यहां पर आपको हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से आपको पूर्वी हिमालय एक है, जहां पे जैव विविधता जो है अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं एक ही स्थान पे बहुतायत मात्रा में जब पाई जाती हैं तो उसके एक हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा ही यहां पर है, जो पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट आपको देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है, कामलांग है। कामलांग क्यों रखा गया, क्योंकि वहां पर एक नदी बहती है कामलांग, जिसके नाम पर ही यहां पर टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। तो कामलांग जो है नदी भी है, इसका ध्यान रखिएगा। इस अभ्यारण्य से होकर के बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, तो आप इसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी कह सकते हैं कामलांग नदी को। इसके अलावा यह दक्षिण में प्रसिद्ध नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर में लैंग नदी के बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो एक और यहां पर आपको देखा है चर्चा का विषय बन जाता है, एक और टॉपिक जो रिलेट कर रहा है यहाँ पे देखा है तो टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान दोनों पूछा है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर आपको इसके पास है। और एक नौर नदी है जो एक कह सकते हैं उनके बीचों बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण भी इसकी कर रही है। पश्चिमी सीमा पर देखें तो एक और नदी है इनके, लाती नदी है, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसकी जो पूर्वी भाग है वहां पे एक और आपको नदी मिलती है, तावे नदी। तो आप कह सकते हैं कि तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें तीन तरफ से आपको नदियां हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी है, तावे नदी है पूर्वी भाग में है, पश्चिमी सीमा जो है लाती नदी आपको बनाती है, उत्तर में देखा जाए तो लैंग नदी आपको है, दक्षिण में सिर्फ आपको यहाँ पे एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा देखिए तो कामलांग नदी है जो कि यहाँ पे अभ्यारण्य के से होकर के बहती है, तो जो आपको बीचों बीच की एक स्थिति आपको दिखाती है। तो कई सारी नदियों का एक स्रोत यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब इसके अलावा देखा है तो कई बार चर्चा का विषय बनता है नदियों के साथ साथ वहां पे किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, किस प्रकार के जीव जंतु हैं, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि अभ्यारण्य के स्थानीय निवासियों को कहा जाता है हिशमी, दिगारू, मिजो। तीन प्रकार की आप प्रजातियां भी आपको कह सकते हैं, जनजातीय क्षेत्र जो है तो वहां पे कई सारी जनजातियां भी आपको पाई जाती हैं। तो अभ्यारण्य के आसपास के जो कह सकते हैं निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है, हिशमी, दिगारू और मिजो। इसी तरीके से भूदृश्य कैसा है, तो विविध प्रकार के हैं, जैसे कि आपको उष्णकटिबंधीय वन है, घास के मैदान हैं, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, तो हर तरीके की परिस्थिति तंत्र यहाँ पर उपस्थिति है। जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय है, जो बहुत ज्यादा आपको देखा जाए तो एक आर्द्रता ह्यूमिडिटी वाली आपको देखा जाए तो कटिबंध है, और साथ ही साथ यहाँ पे ठंड का भी असर आपको रहता है, और जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय है। वनस्पति कैसी है, तो वनस्पति देखा जाए तो इस क्षेत्र में आपको नम सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है और उपोष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण वनों की उपस्थिति आपको यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है।
और ऐसे वनों में जो मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं, उसमें अगर हम देखें तो यहां पर अमोरा वालिची अमारी, गमेलिया आर्बेरिया गमारी, टर्मिनिया चेबुला हिलिका और कैनारिया रेसी गिफेरम धूना की यहां पर आपको कुछ प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। जीव जंतु की बात करें तो हिम तेंदुआ, बादल तेंदुआ, तेंदुआ, बाघ सहित 4 बड़ी बिल्लियां जो हैं यहां पर पाई जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ लुप्तप्राय प्रजातियां भी आपको यहां पर मिलती हैं। कौन कौन सी लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, जिसमें हम देखें तो है हिमालयन पाम, सिवेट्स, लेपर्ड कैट, स्लो लोरी, हुलाक गिब्बन। देखिए यहां पर एक इनको यहां पे ध्यान भी रखिएगा। रीजन क्या होता है कि कई बार आयुसीन के रेड लिस्ट यहां पे जारी की जाती है, जिसमें अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग सूची में रखा जाता है। तो उसमें यहां पे देखा है तो लुप्त प्राय प्रजातियों की भी एक सूची आती है। डायरेक्ट यहां पर देखा जाए तो कई बार एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है आईयूसीएन के रेड लिस्ट को लेकर के, उसकी प्रजातियों को लेकर के, उसकी श्रेणियों को लेकर के, या कौन सा जानवर या कौन से यहाँ पर जीव जंतु है किस सूची में रखा गया है। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखें विशाल और उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, हॉर्नबिल पाया जाता है, हिरण है, सिवेट्स है, सुअर है, कैम्प्ड लंगूर है, स्ट्रिप-टेल्ड है। जैसे इसमें देखिए ये उड़ने वाली गिलहरी को लेकर के, उड़ने वाली छिपकली है, हॉर्नबिल है, इनको लेकर के एग्जाम में प्रश्न भी बने हुए हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये है आपका कामलांग टाइगर रिजर्व, जो कि यहाँ पर आपको चर्चा का विषय बना है और उससे संबंधित जो यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे काफी स्ट्रेटेजिक बेस हम कह सकते हैं एक टॉपिक है जो चर्चा का विषय बना है, वो है लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। ये जल विद्युत परियोजना जो है भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये रणनीतिक दृष्टिकोण से जरूरी क्यों है, तो सबसे पहले एक मैप में आपको मैं इसकी जानकारी देता हूं। एक मैप आप यहां पे देखें, ये आपको मैप है, ठीक है। ये बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है, इधर म्यांमार है, यहाँ चीन है, ठीक है। ये आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। अब यहाँ पे देखिए आपने कुछ समय पहले सुना था कि चाइना के द्वारा एक डैम बनाया जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है और सबसे अब विश्व का सबसे बड़ा ये डैम बना रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र पर। अब यहीं पर देखा जाए तो भारत में ये एंटर करेगी, जिससे अगर पानी को बहुत बड़ी मात्रा में ब्रह्मपुत्र पानी को रोक दिया जाएगा तो उससे अरुणाचल प्रदेश और असम जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको बहती हुई नदी है उनको पानी की कमी हो सकती है, या अचानक से खोल दिया जाएगा तो असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा कुछ डैम बनाए जा रहे हैं। उसी से में एक और डैम बनाया जा रहा है सुबनसिरी रिवर पर जो बन रहा है। ये आप देख सकते हैं असम और अरुणाचल की सीमा पर बनाया जा रहा है सुबनसिरी रिजर्व पर। और ये करीब देखा जाए तो छोटा मोटा बांध नहीं है। यहाँ पे देखिए 2000 मेगावाट का सुबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर एक प्रोजेक्ट है जो रिवर पर यहाँ पर आपको बन रहा है और अरुणाचल और असम के बॉर्डर पर इसको कमीशन किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को देते हैं, क्या है, किस तरह से बन रहा है, इससे क्या लाभ होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो सुबनसिरी जो है कितने मेगावाट की है, एक ध्यान रखेंगे तो 2000 मेगावाट की है। किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसे बनाया जा रहा है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें पानी को बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में एकत्रित नहीं किया था या रोका नहीं जाता है, तो उसे हम कहते हैं रन ऑफ द रिवर आपको जल विद्युत परियोजना। और इसका निर्माण किस पर किया जाता है, नदी का नाम देखेंगे सुबनसिरी है, और ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कहां पर स्थित है जो बांध, तो 2 राज्यों के बीच एक बॉर्डर पर अरुणाचल और आसाम में जो क्षेत्र है जहां पे ये बन रहा है उसको कहते हैं गेरुकामुख, गेरुकामुख। और पूरा होने पर भारत का सबसे बड़ा ये जल विद्युत संयंत्र होगा। जैसे चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र बन रहा है, वैसे भारत भी अपना सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र बना रहा है सुबनसिरी पर। इस परियोजना का विकास जो है राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा विकसित किया जा रहा है। परियोजना का निर्माण अभी से नहीं चल रहा है, ऑलरेडी 2005 से चल रहा है, यानी कि 20 साल हो चुके हैं इस पर यहां पर काम होते हुए। परियोजना की जो लागत है उसमें 70% इक्विटी और 30% जो है सावधि ऋण है। केंद्र सरकार इक्विटी घटक के रूप में बजटीय सहायता लगातार इसमें प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें इस परियोजना से जो बांध यहां पर बनाया जा रहा है उसकी विशेषता अगर हम देखें, किस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, पहाड़ों को काट करके किस तरीके से यहां पर इसे बनाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको कितना विशाल यहां पर आपको ये डैम बनाने की यहां पर ऑलरेडी प्रयास चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है, ठीक है।
और नदी तल से करीब 116 मीटर ऊंचा होगा और नींव से 100 यहां पर 30 मीटर ये ऊंचा होगा। बांध की जो लंबाई होगी वो करीब 284 मीटर की होने वाली है और जलाशय जो इसमें यहां पर इकट्ठा होगा, जो पानी आपको देखा जाए, जो भंडारण यहां पर आपको देखा है, तो 1.37 किलोमीटर क्यूब यहां पर आपको इसकी घन क्षमता आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इस बिजली घर में 8 फ्रांसिस प्रकार के टरबाइन होंगे, जिसमें से हर एक टरबाइन से करीब 2500 मेगावाट यहां पर बिजली पैदा करने में सक्षम होंगी। टोटल जाकर के आपका 2000 मेगावाट हो जाएगा। अब 8 घोड़े की नाल के आकार की हेडरेस्ट सुरंगें होंगी, 8 घोड़े के नाल के आकार की सर्ज सुरंगें होंगी और 8 गोलाकार पेन स्टॉक भी यहां पर इसमें बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक टेलरेस चैनल जो कि करीब 35 मीटर लंबा होने वाला है और 206 मीटर यहां पर आपको चौड़ा होगा और इस तरीके से टरबाइनों के यहां पर छोड़े गए पानी को वापस नदी में ये ले जाएगा। तो इस तरीके से जो पानी है, रन ऑफ द रिवर इसी कहते हैं, इस तरीके से आपको जो पानी का यूज किया जाएगा वापस से उसे नदी में छोड़ दिया जाएगा और इस तरह की प्रक्रिया आपको चलती रहेगी। तो ये आपको लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है, स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए बहुत जरूरी थी, जो कि निर्माण कार्य काफी पहले से चल रहा है और इसके पूरा होने से न सिर्फ यहाँ पे आपको पानी की जल विद्युत परियोजना है, तो सिंचाई इत्यादि की भी सुविधा होगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी और इसके अलावा बाढ़ इत्यादि के समय में भी यहाँ पर पानी को रोक करके यहाँ पर बाढ़ के हालातों को भी कंट्रोल करने में भी सहायता मिलेगी। तो स्ट्रेटेजिक रूप से देखा है तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है ये। अगला यहां पे देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी जिसे हम कहते हैं, किस कारण से चर्चा का विषय बन रहा है। देखिए, हाल ही में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत और तिब्बत सीमा पुलिस को उनके 64वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी गई, जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और इस कारण से थोड़ा सा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर आईटीबीपी जो है, एक सुरक्षा दल जो है हमारा, रक्षा यहां पर भारतीय सीमाओं की लगातार कर रहे हैं और वो भी कठिन और विकट परिस्थितियों में। इनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या स्थिति है, वर्तमान स्वरूप कैसा है। सबसे पहली चीज तो देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। आईटीबीपी क्या है? एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा, यह बल जो देखा जाए तो लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के जाजेपला तक 9000 फीट से लेकर के 18750 फीट की ऊंचाई पर 197 सीमा चौकियों के माध्यम से 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा जो चीन के साथ हमारी लगती है, उस पर यहां पर तैनात है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, आईटीबीपी जो है वो भारत और चीन की सीमा पर तैनात है और भारत और चीन की सीमा जो है लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक यहां पर आपको लगती है। चलिए, इनके बारे में कुछ जरूरी जानकारी आपको साझा करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1962। ये वही समय था जब भारत चीन का पहली बार युद्ध हुआ था 1962 में, जिसमें चीन ने भारत को धोखे से यहां पर आक्रमण कर देता है और भारत के कह सकते हैं ऑक्साइड चीन वाले क्षेत्र पर यहां पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो 1962 के युद्ध के बाद जो है भारत को यह समझ में आया कि हमें अपनी भारत चीन सीमा की भी सुरक्षा करनी होगी और एक सशक्त यहां पर इस क्षेत्र विशेष के लिए जिस तरह की जलवायु परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप हमें एक ऐसा यहां पर सशस्त्र बल चाहिए होगा। तब जाकर के यहां पर आईटीबीपी का गठन किया गया। यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगती भारत की सीमा पर तैनात की गई। आईटीबीपी की स्थापना शुरू में देखा है तो सीआरपीएफ अधिनियम के तहत की गई थी, लेकिन यानी कि 1962 में जब गठन किया गया था तब सीआरपीएफ अधिनियम के तहत किया गया। 30 साल बाद 1992 में संसद ने आईटीबीपीएफ अधिनियम पारित कर दिया और उसके तहत 1994 में यहां पर बनाए गए, यानी कि सारी प्रक्रिया कार्य स्थिति इनकी अलग कर दी गई सीआरपीएफ से। 2004 में देखा है तो आईटीबीपी को गृह मंत्रालय के अधीन एक पूर्ण केंद्रीय सशस्त्र बल को के रूप में यहां पर घोषित कर दिया गया, यानी कि डायरेक्टली यहां पे जो कमांड इनको मिलती है वो गृह मंत्रालय से आता है। इनका आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। ठीक है, तो शौर्य यानी कि यहां पे दृढ़ संकल्प है, कर्तव्य के प्रति समर्पण यहां पर। इसके अतिरिक्त यहां पर इनकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि दुनिया में सबसे अधिक विशिष्ट पर्वतीय बलों में से एक यहां पर जाना जाता है आईटीबीपी, जो ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में, पहाड़ी और बहुत ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, उस क्षेत्र विशेष में
विभिन्न प्रकार के अभियानों को करने में सक्षम एक यहां पर विश्व की चुनिंदा टुकड़ियों में भारत की यह टुकड़ी है और सबसे कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में काम करती है। देखा जाए तो -40 डिग्री सेल्सियस तक क्षेत्र में यहां पर आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं, इतना नीचे जब तापमान आपको चला जाता है। इसके अलावा अपने कर्मियों को पर्वतारोहण, स्कीइंग, सामरिक युद्ध का प्रशिक्षण देते हैं। हिमालयी क्षेत्र में आपदा राहत के कार्यों में यहां पर तत्परता से भाग लेते हैं। इसके साथ साथ इसका नेतृत्व गृह मंत्रालय के अधीन एक महानिदेशक करता है और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। तो यह है आईटीबीपी के बारे में कुछ जरूरी यहां पर घटनाक्रम। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में समय समय पर राष्ट्रीय, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित हो रहे हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो कि चर्चा का विषय बना है। चलिए आपको बताते हैं क्यों चर्चा का विषय है और किसको किसको यह पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया गया है। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आरवीपी की घोषणा, वैज्ञानिक उपलब्धियों की पद्मशैली का एक राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें 24 व्यक्तिगत पुरस्कार और एक टीम पुरस्कार यहां पर दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है, जैसे कि भारत में पद्म पुरस्कारों की एक तर्ज है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसी की तर्ज पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये शुरू किया गया है। देखा जाए इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च यहां पर सम्मान के रूप में इसे देखा जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, जब पुरस्कार यहां पे प्रोवाइड करा जाता है और जिस क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है, तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए, उनको उत्साहवर्धन के लिए, नवाचार के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए और आगे यहां पे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके कार्यों को यहां पर एक तरीके से सम्मान यहां पर प्रकट करने के लिए। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, नवप्रवर्तकों को व्यक्तिगत और टीम रूप में उल्लेखनीय कार्यों के उनके योगदान को मान्यता जो है पुरस्कार के माध्यम से प्रदान की जाती है। समय के साथ क्या क्या कार्य किया गया, कैसे किया गया और उसमें किस विशिष्ट कार्य के लिए आपको दिया जाएगा, तो उसके लिए कुछ पात्रता और मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में जो पात्रता यहां पर रखी गई है कि सरकारी हो या निजी क्षेत्र के संगठनों में कार्यरत कोई भी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद, नवप्रवर्तक, किसी भी प्रकार के संगठन में कार्यरत कोई भी व्यक्ति जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी या उस पर आधारित नवाचार के माध्यम से कोई भी अग्रणी अनुसंधान, नवाचार या खोज की है या उसमें योगदान दिया है, तो वे इस पुरस्कार के पात्र होंगे। इसके अलावा क्या विदेशी भी इसके लिए पात्र हो सकते हैं? तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग और भारतीय समुदाय या समाज को लाभ पहुंचाने वाले, असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति को भी ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो न सिर्फ यहां पर भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी दिया जाएगा अगर उन्होंने भारतीयों के संदर्भ में, भारत देश के लिए या उनके संदर्भ में किस तरीके का आपने कोई उल्लेखनीय कार्य किया है। अब चलिए बताते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो इस पुरस्कार की टोटल 4 श्रेणियां हैं, ठीक है। पहला है विज्ञान रत्न पुरस्कार, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में की गई आजीवन उपलब्धियों में योगदान के दृष्टिकोण से दिया जाता है, जैसे भारत रत्न वैसे विज्ञान रत्न। दूसरा है विज्ञान श्री, जैसे कि पद्मश्री पुरस्कार। तो विज्ञान श्री पुरस्कार जो है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करता है। अगला यहां पे देखिए विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये 45 वर्ष तक की आयु के उन युवा वैज्ञानिकों को मान्यता प्रोत्साहन देगा जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान देते हैं। चौथा यहां पर विज्ञान टीम पुरस्कार, जो 3 या अधिक वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों को टीम को दिया जाएगा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक टीम के रूप में काम करते हुए असाधारण योगदान करते हैं। टोटल देखा जाए तो 13 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें कौन कौन से हैं? तो भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, जैविक विज्ञान है, गणित और कंप्यूटर विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, इंजीनियरिंग विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान है, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य। इसके अतिरिक्त लिंग समानता सहित प्रत्येक डोमेन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी को किस तरीके से ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत यहां पर की गई है, ठीक है। चलिए अगला यहां पे जो टॉपिक आता है उसको हम कहेंगे